Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will teach you about a very important topic concerning your income effect. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आय प्रभाव से संबंधित है और इस टॉपिक का नाम है एंजल्स लॉ, एंजल का नियम। बच्चों, पिछले कुछ क्लास में मैंने आपको इनकम इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था। आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव के क्या प्रकार हैं और उपभोक्ता किन वस्तुओं के संदर्भ में आय में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा को परिवर्तित करता है। टुडे वी विल try to find out the meaning of Angel's law, its application, Angel's coefficient and Angel's curve. आज हम एंजल के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। एंजल्स लॉ को बेसिकली या हम कहें फेमसली एक ऐसे आर्थिक सिद्धांत के रूप में पढ़ा और समझा जाता है जो कि उपभोक्ता की आय एवं उसके द्वारा खाने पर किए गए व्यय के बीच के संबंध को समझाता है। Angel's law is an economic theory that describes the relationship between income and food expenditures. बहुत महत्वपूर्ण है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए एंजल का नियम। ये उपभोक्ता की आय एवं उसके द्वारा खाने पीने अर्थात फूड एक्सपेंडिचर्स, खाने पीने की वस्तुओं पर किए गए व्यय के संबंध को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। It is an economic theory introduced in the year 1857 by Ernest Angel. He was a German statistician. यह सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन 1857 में एक जर्मन सांख्यिकी अर्नेस्ट एंजल द्वारा किया गया। It states that the percentage of income allocated for food purchases decreases as income rises. देखो बच्चों, इस सिद्धांत ने क्या स्टेटमेंट दिया या क्या प्रतिपादित किया? इस सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता द्वारा जब उस उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा फूड परचेजेस या फूड एक्सपेंडिचर्स, खाने पीने या खाद्यान्न सामग्री पर किया गया व्यय धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम इसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स दोनों में देखेंगे। व्यय के प्रतिशत में कमी आती है, एब्सोल्यूट अमाउंट में व्यय कम नहीं होता है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, आय में जो प्रतिशत परिवर्तन है, मान लीजिए वृद्धि को हम ले रहे हैं, आय में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई, उस आय में वृद्धि के प्रतिशत से कम प्रतिशत में खाद्यान्न पदार्थों पर व्यय किया जाएगा उपभोक्ता द्वारा। ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट में तो इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर खाने पीने के सामग्री पर, लेकिन परसेंटेज या अनुपात में जब हम उसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें कम मिलेगा। अब देखिए कैसे। As a household's income increases, the percentage of income spent on food decreases, while the proportion spent on other goods such as luxury goods increases. ठीक है? With the increase in income, the percentage of income spent on food items starts declining, and the percentage of income spent on other luxurious goods starts increasing. Okay? अब देखते हैं इसमें कैसे इसको आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। One application of this statistic is treating it as a reflection of the living standard of a country. इसका एक हम कहें महत्वपूर्ण जो उपयोग है या
एप्लीकेशन है इसका वो इस रूप में है कि यह परिदर्शित करता है किसी भी देश के जीवन स्तर को. इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री. एंजल्स कोफिशिएंट इंक्रीजेस द कंट्री इज बाय नेचर पुअर. मान लीजिए एंजल का कोफिशिएंट बड़ा है और ये 0 से 1 के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर उसका एंजल का कोफिशिएंट हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो उस कंट्री को हम पुअर कंट्री कहेंगे, क्योंकि वो कंट्री अगर 1 होना मतलब या 1 के नज़दीक होना मतलब क्या दर्शाता है कि उस देश में आय का अधिक प्रतिशत भाग खाने पीने या खाद्यान्न सामग्री पर खर्च किया गया है. ठीक है, मतलब बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो कंट्री क्या है, एक जनरल लेवल ऑफ इनकम को अटेन करता है और एक पुअर कंट्री के रूप में उभर कर सामने आता है. कन्वर्सली अ लो एंजल कोफिशिएंट इंडिकेट्स अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वहीं दूसरी तरफ विपरीत हम देखें तो अगर एंजल का कोफिशिएंट हमें कम प्राप्त हो रहा है, 0 के नज़दीक है या 0.1 0.2 कुछ है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट द कंट्री इज हैविंग अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. It means they are spending lesser amount of their income in food products and the rest of the income is spent on the luxurious items. अर्थात खाद्यान्न सामग्री पे खर्च कम कर रहे हैं, विलासिता वस्तुओं पर उस देश द्वारा खर्च ज़्यादा किया जा रहा है. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं. मान लीजिए अ फैमिली दैट स्पेंड्स 25% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड एट एन इनकम लेवल ऑफ $50,000. मान लीजिए किसी देश का या एक देश, sorry, I'm talking about a family here. Suppose a family is earning a income level of $50,000. $50,000 के उसकी इनकम है उस फैमिली की, और वो 25% अपने आय का खाद्यान्न सामग्री को खरीदने में खर्च करते हैं. तो कितना हुआ डॉलर? अगर 50,000 का 25% निकालते हैं $12,500. ओके. इफ द इनकम इंक्रीजेस टू $1 lakh, मान लीजिए अब इस परिवार की आय $1 lakh हो गई है. it is not likely that they will spend $25,000, that is 25% on food. अब यह ज़रूरी नहीं है कि अब भी वो परिवार जब $50,000 उनकी आय थी तो $50,000 का 25% खर्च कर रहा था, तो अब वो $1 लाख का 25% खर्च नहीं करेगा फूड सामग्री पे, जो कि क्या हुआ $25,000, बट will spend a lesser percentage while increasing spending in other areas. बल्कि उसमें कम खर्च करेगा और कुछ और विलासिता वस्तुओं पर या कुछ और सामग्री पर वो खर्च करना स्टार्ट कर देगा. So as the country develops economically, the relative importance on agriculture declines. It can be a contradictory statement. ये ज़रूरी नहीं है हमेशा ही सही हो, ये विरोधाभासी स्टेटमेंट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि when the nation is economically developing day by day, the relative importance on agricultural sector starts declining because the other sectors overpowers it. वो दूसरा इशू है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स के प्रपोर्शन को चेक करना है कि इनकम बढ़ने पर खाद्य सामग्री पर खर्च जो है वो आय में जो वृद्धि हुई है उस अनुपात की तुलना में कम अनुपात में ही बढ़ेगा. ओके. यहाँ पर यही एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि एब्सोल्यूट शेयर ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड तो इंक्रीज होगा, खाने पीने की सामग्री पर जो एब्सोल्यूट अमाउंट में वृद्धि हो रही है वो तो कंटिन्यूअस रहेगी, लेकिन रिलेटिव प्रोपोर्शन में तुलनात्मक रूप से जो अनुपात में जो वृद्धि है वो आय में वृद्धि ज़्यादा होगी, खाद्य सामग्री पर कम होगी. Now we'll try to find out Angel's pronouncement of Angel's law. According to Angel's pronouncement of Angel's law, the poorer is a family, the greater is the proportion of the total outgo which must be used for food. The proportion of the outgo used for food, other things being equal, is the best measure of the material standard of living of a population. वही बात, एक फैमिली उतना ही पुअर परिदर्शित होगी जितना प्रपोर्शन अधिक वो खर्च कर रही है खाद्य सामग्री के खरीद पर. ओके. ये एक तरीके से मेजरमेंट है, मापदंड है, यार्डस्टिक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापने के लिए.
वाई एंड वेयर इट इज ऑब्जर्व्ड, अब ये कहाँ कहाँ लागू होता है और क्यों ऐसा होता है. द चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न मे बी बिकॉज ऑफ इनकम, प्राइसेस, टेस्ट और प्रेफरेंसेस. जो हमारे उपभोग प्रक्रिया या उपभोग पद्धति में जो परिवर्तन है वो किन्हीं बहुत से कारणों से होते हैं. आय के कारण से, आय तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ही एंजल्स लॉ का. किसी वस्तु की कीमतें भी यहाँ पे हो सकती है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी. 80% of the malnourished children come from country which has agricultural surplus. ये भी एक इंडिकेशन है. अब हम देखते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे एंजल्स लॉ को अफेक्ट करती है. आई हैव नॉट taught you about the elasticity of demand yet, but we can go through it very minutely or I would say very briefly. हमने अभी तक मांग की लोच विषय को नहीं पढ़ा है. मांग की लोच विषय में हम कीमत लोच, आय लोच और क्रॉस इलास्टिसिटी, आड़ी तिरछी लोच, 3 प्रकार की इलास्टिसिटीज़ को पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर हमें इनकम इफेक्ट और एंजल्स लॉ को समझने के लिए भी इनकम इलास्टिसिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इनकम इलास्टिसिटी बहुत बेसिक है. किसी भी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव आता है किसकी वजह से, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की वजह से, उसे हम आय लोच कहते हैं. ठीक है. The responsiveness of the quantity demanded for a commodity due to the change in the income of the consumer is known as the income elasticity of demand. मांग की आय लोच यही होती है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन किया जाए. अब इनकम इलास्टिसिटी और एंजल्स लॉ में क्या रिलेशन है और इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है. एंजल्स लॉ implies that the income elasticity of demand for food is positive but less than 1. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आय प्रभाव में समझाया था. सामान्य वस्तुओं के केस में आय प्रभाव धनात्मक तो होता है, लेकिन 2 तरह की सामान्य वस्तुएं होती हैं, ज़रूरतमंद वस्तुएं और विलासिता वस्तुएं. तो फूड प्रोडक्ट जो है हमारा वो नेसेसिटी में आएगा, ज़रूरतमंद वस्तुओं में आएगा, और उनकी आय लोच या आय प्रभाव क्या होता है बच्चों, 21 से कम, लेस देन 1. वही यहाँ पर हमें इंक्लूड करना है. ओके. अब हम देखते हैं. Income elasticity of demand is a measure of the sensitivity of the quantity of demand for a good to every percentage change in income. आय लोच मैंने आपको बताया अभी. It is calculated by dividing the percentage change in the quantity demanded by the percentage change in consumers' income. ये मैं आपको समझाऊंगी जब मांग की लोच आपको प्रॉपर्ली पढ़ाएंगे, इसको कैलकुलेट करने के तरीके पढ़ाएंगे. बट यहाँ पर एंजल्स लॉ में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंजल्स लॉ के तहत मांग की आय लोच इकाई से कम होगी, पॉजिटिव होगी बट लेस देन 1 होगी. जो हम नेसेसिटी के केस में लेते थे वही होगी. ओके. When family income increase, the expenditures on the food for that family typically rise as well, which indicates a positive relationship between consumers' income and the demand for food. It suggests that the income elasticity of food is positive. Okay. However, the increase in food expenditures is slower than the increase in consumers' income, which leads to a decrease in proportion. Continuing on the above example, which have a positive income effect. Elasticity of demand, देखिए बच्चों, अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले टॉपिक को समझें तो हम ये कहेंगे कि मांग की लोच, आय लोच सामान्य वस्तुओं के लिए पॉजिटिव होती है. ओके. लेकिन इकाई से कम होती है. बस इसमें यही ध्यान रखना है. और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी. वो एग्जाम्पल होगा आपका एंजल्स कर्व के बारे में, तब हम उसे देखेंगे. अब हम थोड़ा सा एंजल कोफिशिएंट को समझते हैं. अभी भी मैंने आपको बताया था एंजल्स लॉ सपोर्ट्स दैट हाउसहोल्ड्स विद लोअर इनकम स्पेंड अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन फूड देन द वंस विद द मिडिल और हायर इनकम लेवल. देखिए, कम आय वाले जो घरेलू क्षेत्र हैं या घर हैं, फैमिलीज हैं, वो अपनी आय का अधिक अनुपात खाद्य सामग्री में खर्च करते हैं और मिडिल इनकम और हायर इनकम वाले थोड़ा सा कम करते हैं. Food consumption typically makes up a great proportion of the budget of a poor family, as
compared to the richer ones, tend to spend greater proportion of their income on other items such as entertainment and luxury goods. The theory can be extended to a country provide scale and suppose that developed countries with higher average household income see a lower proportion of income spent on food, which is measured by the Angel's coefficient than the developing countries with lower income. A country's Angel coefficient reflects its economic status. Or decreasing Angel coefficient usually indicates economic growth with a rising income level in the country. Conversely, income level in the country, conversely, an increasing Angel coefficient indicates a drop out in a country's income level. देखो वही एंजल कोफिशिएंट की बात बताई, जितना कम एंजल का कोफिशिएंट होगा उतना ही वो देश अधिक डेवलप्ड होगा, जितना ज़्यादा एंजल का कोफिशिएंट होगा उतना ही वो देश कम डेवलप्ड होगा आर्थिक रूप से, आय के या जीडीपी के कंटेक्स्ट में मैं आपको ये बात बता रही हूँ. ओके, अब हम देखते हैं एंजल्स कर्व. एंजल्स कर्व को समझने के लिए ये वाला आपको पैराग्राफ आपको समझना होगा और उसके पीछे भी हम 2 स्लाइड पहले भी जाएंगे. It is a relevant concept. Angel's curve is very important for understanding the Angel's law. We can say it is the result of the Angel's law. The Angel curve describes how the spending on a certain food varies with household income by other proportion or absolute dollar amount. The shape of an Angel curve is impacted by the demographic variables such as age, gender and educational level as well as other consumer characteristics. ठीक है, अब आपको मैं एंजल कर्व को पूरा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ एक नोट्स के फॉर्म में. देखिए आप पहले इस नियम को थोड़ा सा वापस हम रिवाइज कर लेते हैं. आय के बढ़ने पर खान पान और ज़रूरतमंद वस्तुओं के खर्च में गिरावट तथा विलासिता वस्तुओं में दिए गए खर्च में वृद्धि हो तो उसे एंजल्स लॉ कहते हैं. एंजल कर्व क्या है? ऐसा वक्र जो आय के विभिन्न स्तरों तथा मांगी हुई मात्राओं के बीच के संबंध को दर्शाता है, उसे एंजल कर्व कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है. आय प्रभाव के अंतर्गत जो मैंने आपको वक्र बताए थे उनमें दोनों अक्षांशों पर वस्तुओं को लिया गया था. एक्स एक्सिस पर भी हमने वस्तु ली थी और वाई अक्षांश पर भी हमने वस्तु ली थी. लेकिन जब हम एंजल्स कर्व बनाएंगे, एंजल वक्र बनाएंगे, तो हमें ध्यान देना होगा कि एक्स अक्षांश पे तो हम वस्तुओं को लेंगे परंतु वाई अक्षांश पे हम आय को मापेंगे. इसे पुनः परिभाषित करते हैं. एंजल्स वक्र एक ऐसा वक्र है जो आय के विभिन्न स्तरों, ठीक है, तथा किसी वस्तु की मांगी हुई मात्राओं के बीच के संबंध को दर्शाता है. यहाँ पर हम आय उपभोग वक्र की सहायता से एंजल वक्र को व्युत्पन्न करेंगे. We will try to derive the Angel's curve with the help of income consumption curve. ठीक है, यहाँ पर जो एंजल वक्र बनाया है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक देखिए. राइट हैंड साइड का जो डायग्राम है वो आपका EC से मैंने डिनोट किया है, दैट इज एंजल्स कर्व. यहाँ पर एक्स वस्तु नेसेसिटी है. एक्स वस्तु को मैंने ज़रूरतमंद वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया है. गुड एक्स इज नेसेसिटी. एक्स अक्षांश पे हमने वो एक्स वस्तु लिया, वाई अक्षांश पे मैंने आय को लिया है. जैसे जैसे मेरी आय बढ़ रही है मेरी एक्स वस्तु का जो प्रतिशत है उपभोग में वृद्धि का वो धीरे धीरे कम हो रहा है. OX ज़्यादा था, OX1 थोड़ा कम हुआ, OX2 और कम हुआ, तो आपको एक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एंजल कर्व प्राप्त होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डायग्राम जो है वहाँ पर गुड एक्स एक लग्जरी है. विलासिता वस्तुओं के रूप में हमने एक्स वस्तु को प्रदर्शित किया है. आय जैसे जैसे बढ़ रही है 100, 200, 300, 400, 500, 600 की आय स्तर में मैं वृद्धि को दर्शा रही हूँ वाई अक्षांश पर. एक्स अक्षांश पे आप देखिए पहले 300 आय पर OQ1 मात्रा थी एक्स वस्तु विलासिता के उपभोग की. जैसे ही आय का स्तर बढ़ा OQ1 से OQ2 ज़्यादा बढ़ा, OQ3 और ज़्यादा बढ़ा. तो विलासिता वस्तुओं का जो अनुपात है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ उनके उपभोग के अनुपात में वृद्धि होती है, खर्च में वृद्धि होती है. यहाँ पर हमें एंजल्स कर्व मिलेगा. देखिए आप एक्स अक्षांश को टच करते हुए, नेसेसिटी के केस में कैसा मिला था, वाई अक्षांश को टच करते हुए,
ठीक है, और यहाँ पर एक्स अक्षांश को टच करते हुए हमें एक एंजल्स कर्व मिलेगा। फिर देखिए, जब एक्स वस्तु इंफीरियर गुड है, इसका भी एंजल कर्व बन सकता है। जब एक्स वस्तु हमारी निम्न स्तरीय वस्तु है, मतलब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है ही नहीं, इनकम इफेक्ट क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। ठीक है, तो आय जैसे जैसे बढ़ रही है बच्चों, पहले हम वस्तु के लिए मांग सपोज 300 इनकम पर x2 करते थे, हमारी आय बढ़ी, हमने मांग घटाकर x1 कर दी, और आय बढ़ी, हमने घटाकर मांग x कर दी। तो एंजल्स कर्व एक नेगेटिव स्लोप का मिलेगा आपको। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग या हम कहें नेगेटिव स्लोप वाला मिलेगा। ओके, फिर देखिए एक और एग्जांपल, जब गुड x क्या है, न्यूट्रल है, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम न्यूट्रल लिखेंगे, ना वो नॉर्मल गुड है ना वो इंफीरियर गुड है, तो हमें एक स्थिर एंजल्स कर्व मिलेगा, कांस्टेंट वर्टिकल शेप का, वर्टिकल आकृति का, जो इनकम के स्तर कितना भी हो, 100, 200, 300, 400, 500 या 600, लेकिन एक्स वस्तु की एक निर्धारित मात्रा का उपभोक्ता कंटिन्यूसली करता रहेगा। सो दीज आर द 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ एंजल्स कर्व। पहले देखिए, जब एक्स वस्तु जरूरतमंद वस्तु थी तब कैसी आकृति थी एंजल्स वक्र की। फिर एक्स वस्तु लग्जरी हुई, विलासिता हुई, तब कैसी आकृति हुई। जब एक्स वस्तु इंफीरियर है, निम्न स्तरीय वस्तु है, तब कैसा हो। और जब एक्स वस्तु एक न्यूट्रल गुड है, ठीक है, तब एंजल्स कर्व की आकृति कैसी होगी। एंजल्स वक्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, किन दो चीज़ों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। एंजल के नियम को पता होना चाहिए, किन के द्वारा प्रतिपादित है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये रिफ्लेक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा प्रॉपरली समझिए और डायग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।